हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है और हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस करें। बायोलॉजी में आज का टॉपिक है जैव विकास। ठीक है, सबसे पहले जैव विकास के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति के बारे में डिस्कस करेंगे। जीवन की उत्पत्ति, देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति अनुमानतः 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई तथा कालांतर में इस पर जीवन की उत्पत्ति हुई। यानी पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई? 4.6 अरब वर्ष पहले। इसके बाद इस पर जीवन की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक वैज्ञानिकों के द्वारा विभिन्न सिद्धांत या परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति सबसे आधुनिक है, मॉडर्न है। इससे संबंधित विस्तृत और सर्वमान्य परिकल्पना रूसी जीव रसायन शास्त्री A.I. ओपैरिन ने भौतिकवाद या पदार्थवाद के नाम से प्रस्तुत की। ठीक है, मेटेरियलिस्टिक थ्योरी के नाम से प्रस्तुत की, जो उनकी पुस्तक ओरिजिन ऑफ लाइफ में छपी, यानी जीवन की उत्पत्ति नामक बुक में यह छपा। इसके प्रमुख तथ्य निम्नलिखित है। पहला तथ्य है जीवन यानी प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति आज से लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व आदि सागर के जल में न्यूक्लियोप्रोटीन्स के कणों के रूप में हुई, यानी वायरस जैसे कणों के रूप में हुई, जो परपोषी एवं एनारोबिक थे, यानी अवायवीय थे। दूसरा जो मतलब तथ्य है कि 3.8 अरब वर्ष पूर्व कलायुक्त प्रोकैरियोटिक, याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका रूपी आदि जीव बने, जिनमें पहले परपोषण और बाद में स्वपोषण का प्रारंभ हुआ। तीसरा तथ्य, स्वपोषी आदि जीव वर्तमान के नीले हरे शैवालों जैसे थे। चौथा तथ्य क्या है? लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व यूकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई, जिनसे वर्तमान जीव जगत के सारे जीव यानी जीवाणु के अलावा जो है बने। प्राचीन या आदिम पृथ्वी के प्राचीन काल के अगर बात करें तो प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस नगण्य या अनुपस्थित थी, यानी ना के बराबर थी, जबकि मीथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें उपस्थित थी। जैव विकास की मौलिक परिकल्पना और सिद्धांत, इसके बारे में अगर बात करें तो जैव विकास की मौलिक परिकल्पना है परिवर्तन के साथ अवतरण। परिवर्तन के साथ अवतरण ये परिकल्पना है, यानी निम्न कोटि के सरल जीवों से क्रमिक परिवर्तनों के द्वारा अधिक विकसित एवं जटिल जीवों की उत्पत्ति ही जैव विकास कहलाता है। लेमार्क, चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डी व्रीज आदि वैज्ञानिकों ने ठोस प्रमाण के आधार पर जैव विकास की विस्तृत व्याख्याएं प्रस्तुत कर अपने सिद्धांत दिए। लेमार्कवाद के बारे में अगर बात करें तो जैव विकास परिकल्पना पर पहला तर्क संगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्टे डी लेमार्क ने प्रस्तुत किया, जो 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में छपा, और इसे लेमार्क का सिद्धांत या लेमार्कवाद कहते हैं। याद रखिएगा, अगर बात करें तो यह निम्नलिखित मूल अवधारणाओं पर आधारित है। पहला अवधारणा क्या है? बड़े होने की प्रवृत्ति। दूसरा है वातावरण का सीधा प्रभाव। तीसरा अंगों के उपयोग या अनुप्रयोग का प्रभाव। चौथा उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ठीक है, ये सभी जो है मतलब कि यह निम्नलिखित मूल धारणाओं पर क्या है? यह आधारित है। तो ये 4 मतलब की धारणा था, इसको याद रखिएगा। लेमार्कवाद को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग की धारणा के अनुसार अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ एवं सुविकसित हो जाते हैं, तथा वे अंग जिनका प्रयोग कम होता है वे निष्क्रिय तथा धीरे धीरे करके जो है लुप्त हो जाते हैं। तो क्या होता है? अधिक प्रयोग किए जाने वाले जो अंग होते हैं वो विकसित हो जाते हैं, और जो मतलब कि ना के बराबर या नहीं, उसका जो ऐसा अंग है जिसका ना के बराबर या बिल्कुल भी नहीं उपयोग होता है, तो वह क्या हो जाता है?
समाप्त हो जाता है, कम हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। वे निष्क्रिय तथा धीरे धीरे करके लुप्त हो जाते हैं, यानी जिराफ की गर्दन का लंबा होना तथा सर्पों में टांगों का अभाव इसका उदाहरण है। जैसे यहां पे आप फिगर के माध्यम से चीजों को समझ सकते हैं। यहां पे आप देखिए, ये भी जिराफ है, ये सभी जिराफ है। जिस वातावरण में ये गए, उस वातावरण के अनुसार इनमें विकास होता गया। ठीक है, यह है लैमार्कवाद के अनुसार अंगों के उपयोग या अनुप्रयोग का प्रभाव। जिराफ के विकास का क्रम को आप देख सकते हैं। जैसे ये जिराफ है, इसको घास की जो उपलब्धता थी मतलब कि सरफेस पे होने लगी, यानी ये झुक कर घासों को खाता था, इसलिए इसका गर्दन काफी लंबा नहीं हुआ, यानी नॉर्मल हुआ। यानी घास की उपलब्धता से अगली टांगों और गर्दन के कम उपयोग के कारण इन अंगों की कम लंबाई जो है देखी गई। दूसरा जो यहाँ पे जो स्थिति है, थोड़ा यहाँ पे जो है पेड़ पौधों को खाने के लिए इसने अपने गर्दन को उठाया, तो इसका विकास इस तरह से हुआ। इसके बाद यहाँ पे कुछ लंबे पेड़ों को, मतलब कि पहले की अपेक्षा ज्यादा लंबा पेड़ों को इसने खाने के लिए अपने गर्दन को जो है ऊपर किया, यानी जिस तरह से करता गया, जिस तरह से उपलब्धता मतलब कि होती गई, उस तरह से इसका विकास होता गया। तो ऊंचे वृक्षों की पत्तियों को खाने के लिए, जो ऊंचे वृक्ष थे, इनके पत्तियों को खाने के लिए, लीफ को खाने के लिए अगली टांगों और गर्दन का अधिक उपयोग होने से इन अंगों की जो है अधिक लंबाई होती गई। यह है इनका मतलब कि उद्विकास। डार्विनवाद के बारे में अगर बात करें तो चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। चार्ल्स डार्विन कौन थे? इंग्लैंड के ये जैव विकासविद थे, और इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसकी विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव के द्वारा जातियों की उत्पत्ति में 1859 में छपी। यह सिद्धांत निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है। पहला है, जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति यानी ओवर प्रोडक्शन की क्षमता। दूसरा, जीवन संघर्ष यानी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तीसरा, विभिन्नताएं और इनकी जो है इसकी वंशागति। और चौथा, योगतम की अतिजीविता या प्राकृतिक चयन। देखिए, इसके बाद है उत्परिवर्तनवाद, म्यूटेशन थ्योरी। इसके बारे में अगर बात करें तो जैव विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत हॉलैंड के पादप शास्त्री ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया। किसने? ह्यूगो डी ब्रिज ने। इन्होंने अपना प्रयोग सांड प्रिमरोज यानी आइनोथेरा लेमार्कियाना नामक पौधे पर किया। इनके अनुसार नई जाति की उत्पत्ति एक ही बार में स्पष्ट और अस्थायी आकस्मिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तित याद रखिएगा, उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई देते हैं, उत्परिवर्ती कहलाता है। जाति के विभिन्न सदस्यों में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्परिवर्तन हो सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है, इसको देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आर्कियोपेटेरिक्स जुरासिक युग का एक सौर पुरातन पंछी था। क्या था? सौर पुरातन पंछी था, जिसके जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरासिक चट्टानों से मिले हैं। यह सरीसृपों तथा पंछियों के बीच का संयोजक की कड़ी है। ठीक है, कनेक्टिंग लिंक है, जिसमें सरीसृपों की भांति लंबी पूंछ, चोंच में दांत और अग्रपादों की अंगुलियों पर पंजे थे। इसके बावजूद यह पंछी था क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो चुके थे। इसके बाद है यूग्लिना। देखिए, यूग्लिना को पादप एवं जंतुओं के बीच का संयोजक कड़ी माना जाता है। ये इसके बाद है न्यूपाइलिना, एनेलिडा और मोलस्का के बीच की यह संयोजक कड़ी है। इसके बाद है प्रोटोथीरिया निम्न कोटि के स्तनियों का उपवर्ग है। इसके अंतर्गत एकिडना, बतख, चोंची, प्लेटेप्स आदि जीव आते हैं। ये सरीसृपों और स्तनियों के बीच के संयोजक कड़ी हैं। इसके बाद है डायनोसोर। विशालकाय सरीसृप थे जो कि मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकल्प में थे। मध्यजीवी महाकल्प को 3 कल्पों ट्रायसिक कल्प, जुरासिक कल्प और क्रिटेशियस कल्प में बांटा गया है। मैमथ के बारे में अगर बात करें तो देखिए, मैमथ प्रजाति वर्तमान समय में विलुप्त है। यह हाथी का पूर्वज माना जाता है।
क्रो-मैग्नोन मनुष्य को आधुनिक मानव, ठीक है, होमो सैपियंस के अंतिम सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव की एक उपजाति होमो सैपियंस फॉसिल्स मानते हैं। ठीक है, तो याद रखिए क्रो-मैग्नोन मनुष्य को आधुनिक मानव होमो सैपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव की एक उपजाति होमो सैपियंस फॉसिल्स मानते हैं। क्रो-मैग्नोन का शरीर गठा हुआ और लगभग 180 सेंटीमीटर यानी 6 फीट लंबा और कपाल गुहा 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। इसके बाद है डेनिसोवन। डेनिसोवन एक आदि मानव प्रजाति थी जो यूरेशिया के जंगलों में लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। पहली बार 2010 में साइबेरिया के गुफाओं में प्राप्त अस्थि विशेषों से इसकी पहचान हुई थी। फिर चीन के तिब्बत की एक गुफा से प्राप्त एक जीवाश्म जबड़े के विश्लेषण से इनके पूर्वी एशिया तक विस्तारित होने की जो पुष्टि की घोषणा हुई। 1 मई 2019 को प्रतिष्ठित वैज्ञानिक मैगजीन नेचर में प्रकाशित एक शोध पत्र में की गई तिब्बत में प्राप्त डेनिसोवन का यह जो है जबड़ा उत्तर मध्य प्लाइस्टोसिन काल यानी लगभग 1.6 लाख वर्ष पूर्व का है। डेनिसोवन, याद रखिए, डेनिसोवन के अवशेषों के डीएनए विश्लेषण के आधार पर इन्हें होमो सैपियंस और निएंडरथल से पृथक तीसरे प्रकार के समकालिक मानव प्रजाति जो है माना जा रहा है। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया कि दिए गए युगों के सही काल क्रमबद्ध को चुने जो सबसे पुराना वह पहले आएगा। दिए गए युगों के सही काल क्रमबद्ध को चुने जो सबसे पुराना है और सबसे पहले आएगा। तो सही जवाब है बी ऑप्शन, इयोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लास्टोसीन और होलोसीन। ठीक है, जीवाश्मों के आधार पर अगर बात करें तो याद रखिएगा भूवैज्ञानिक काल को यानी जियोलॉजिकल टाइम को उप इकाइयों में वर्गीकृत किया गया है। पुनः उन्हें बड़ी इकाइयों में वर्गीकृत किया गया है। इसके अनुसार एक भूवैज्ञानिक काल मान जो है तैयार किया गया जिसमें सबसे छोटी काल इकाई या टाइम यूनिट जो है एक एज होता है, एक काल होता है। ऐसे अनेक काल एक साथ मिलकर एक युग होते हैं। ठीक है, जबकि अनेक युग मिलकर पीरियड का निर्माण यानी कल्प का निर्माण करते हैं और इसी तरह अनेक कल्प मिलकर एक महाकल्प बनाते हैं और अनेक महाकल्पों से मिलकर महायुग बनता है और यह सबसे बड़ी काल इकाई होती है। इस तरह से अवरोही क्रम में महायुग, महाकल्प, कल्प, युग और काल ऐसे प्रभाग है जिन्हें काल के भूवैज्ञानिक वर्गीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। युगों का सही कालक्रम है क्या? प्लियोसीन, योसीन, ऑलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लास्टोसीन और होलोसीन। सेकंड प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी? तो आपको मालूम है शुरू में ही इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। कौन सी गैस प्राचीन यानी आदिम काल में पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी? वो है ऑक्सीजन। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, प्राचीन काल में पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस जो था नगण्य या अनुपस्थित थी, जबकि मीथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें उपस्थित थी। थर्ड नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है और कौन कौन से कथन मतलब कि सही है आपको बताना। जैसे पहला कथन है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है। क्या यह सही है? बताइए। बिल्कुल। दूसरा, पृथ्वी जब 4000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड ना ही मतलब कि ना थी या नहीं के बराबर थी। तो क्या यह सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा स्टेटमेंट है, इसमें दिया गया कि जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। क्या यह सही है? बिल्कुल। यानी पहला और तीसरा स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट है। पूरा चुंबकत्व के अध्ययन से इस तथ्य का पता चला कि भूपर पट्टी पर पाई जाने वाली जो सैलें हैं, इन सैलों का चुंबकन पृथ्वी के मुख्य चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में नहीं बल्कि उसकी विपरीत दिशा में है। अनुमान है कि पिछले कुछ वर्षों में प्रति मिलियन वर्ष 1 या 2 बार उत्क्रमण हुआ। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय वायुमंडल में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं थी, बल्कि वायुमंडल ज्वालामुखीय गैसों
यह था नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन का मिश्रण था। लगभग 3 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर साइनोबैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई, जो प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में सक्षम थे, और ये जीवाणु आजकल के पौधों की तरह ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित करते थे। जैसे जैसे साइनोबैक्टीरिया की संख्या बढ़ती गई, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ती गई। प्रश्न संख्या 4 है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्भव कब हुआ? वर्तमान प्रमाण के अनुसार अगर बात करें तो पृथ्वी पर जीवन का उद्भव हुआ लगभग कब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, लगभग जो डी ऑप्शन दिया गया है, वर्ष पूर्व। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर कोशिकीय रूप में जीवन का उद्भव लगभग इतना, मतलब कि वर्ष पूर्व हुआ था। प्रारंभ में जीव साधारण तथा एक कोशिकीय थे। बाद में बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ, जो कि यूकैरियोटिक कोशिका के या यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं, और जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल साधारण किस्म के प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नीलहरित शैवाल है, यानी ऑप्शन ए, नीलहरित शैवाल, याद रखिएगा। ठीक है, अगर बात करें तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नीलहरित शैवाल है। ये ऐसे प्रथम जीव हैं जिन्होंने सूर्य के प्रकाश और जल के उपयोग से भोजन का निर्माण करना आरंभ कर दिया। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुई ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में फैलने लगी, जो अन्य जीवों के विकास में सहायक हुई। 6 नंबर है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ ए स्पीसीज किसने लिखी? द ओरिजिन ऑफ ए स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई है? सही जवाब है डार्विन के द्वारा, डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। द ओरिजिन ऑफ ए स्पीसीज पुस्तक डार्विन के द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद कहते हैं। 7 नंबर है, डार्विन के द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? डार्विन के द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, क्या? ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इन्होंने डार्विनवाद प्रस्तुत किया। ठीक है, डार्विनवाद को प्राकृतिक वर्णवाद भी कहते हैं। डार्विनवाद की विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव के द्वारा जातियों की उत्पत्ति में छपी। डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद, ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इन तीनों पर आधारित है। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। तो आपको मालूम है विकासवाद का सिद्धांत डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन के द्वारा अपना विकास करती है, यानी जो प्रकृति है लगातार इसमें विकास होते रहता है, यानी एक के बाद एक, सीढ़ी बाई सीढ़ी, यानी धीरे धीरे करके इसमें विकास होता है, न कि एक ही बार में चेंज हो जाता है। विकासवाद कहलाने वाला यही सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान की नींव बना। प्रश्न संख्या 9, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? याद रखिएगा, सही जवाब है लैमार्क, यानी डी ऑप्शन। ठीक है, इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, जैव विकास परिकल्पना पर पहला तर्क संगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीव बैप्टिस्टे डी लैमार्क ने प्रस्तुत किया। किसने? तो बैप्टिस्टे डी लैमार्क ने। और इन्होंने 1809 ईस्वी में पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में जो है इनके जो मतलब कि सिद्धांत था, इसमें फिलॉसफी जूलॉजिक में छपा। कब? 1809 में। और इसे लैमार्क का सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 10, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था?
विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सही जवाब है ह्यूगो डी व्रेजा ने। किसने? ह्यूगो डी व्रेजा ने। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत को, म्यूटेशन थ्योरी को हॉलैंड के पादप शास्त्री ह्यूगो डी व्रेज ने दिया। इनके अनुसार नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट तथा अस्थायी वंशागत बड़ी विभिन्नताओं यानी उत्परिवर्तन के कारण होती है। जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई देता है उत्परिवर्ती कहलाता है। इन्होंने अपना प्रयोग सांद प्रिमरोज पर किया था। 11 नंबर है सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलाना है, तो चलिए मिलान करते हैं। सूची 1 का जो डेटा है सूची 2 के साथ मिलान करना है। जैसे उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? आपको मालूम है, रट जाइए। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया। ह्यूगो डी ब्रिज ये है। विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो आपको मालूम है विकास का सिद्धांत डार्विनवाद या डार्विन में सॉरी जो विकास का सिद्धांत है इसको डार्विनवाद भी कहते हैं। और इस सिद्धांत को किसने दिया था? तो डार्विन ने। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने दी? तो याद रखिएगा, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना वीडल और टैटम ने दिया। वीडल और टैटम। और ओपेरॉन अवधारणा किसने प्रतिपादित किया? तो याद रखिए जैकब और मोनोड। किसने? जैकब और याद रखिएगा मोनोड। यानी इसका सही मिलान हो जाएगा ऑप्शन बी। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी व्रेज ने दिया। विकास का सिद्धांत डार्विन ने। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बीडल और टैटम ने। और ओपेरॉन अवधारणा जैकब और मोनोड ने प्रतिपादित किया। 12 नंबर है विकास का मुख्य कारक है। विकास का मुख्य कारक क्या है? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो अगर बात करें तो विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण यानी डी ऑप्शन। जैव विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वर्ण है। नेचुरल सिलेक्शन है, क्योंकि यही विभेदों और अन्य हासिल हुए मतलब कि जीनों को अगली पीढ़ी में दिशा प्रदान करता है। प्राकृतिक वर्ण या चयन एक ऐसी प्रक्रिया जिसके कारण जीवों की आबादियों में जीन रूपों तथा एलीली जीनों दोनों की ही जो है आवृत्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। 13 नंबर है जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, यानी ऑप्शन ए। इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक लैमार्क के अनुसार परिवर्तन शरीर के उपयोग तथा अनुप्रयोग के कारण होते हैं। बदलते वातावरण में जीवधारी नई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने कुछ अंगों का अधिक प्रयोग करते हैं, जबकि कुछ अंगों का कम, जिसके कारण अधिक प्रयोग किए जाने वाले जो अंग हैं सुदृढ़ और सुविकसित हो जाते हैं। वे अंग जिनका प्रयोग कम होता है वे निष्क्रिय या धीरे धीरे करके ये लुप्त हो जाते हैं, जिनका उदाहरण हमारे शरीर के अवशेषी अंग हैं। लेमार्क ने अंगों के अनुप्रयोग के उदाहरण के रूपों में सर्पों में टांगों के अभाव को बताया। 14 नंबर है जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो जीवों में अत्यधिक विविधता का जो कारण है वह है उत्परिवर्तन, यानी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्राकृतिकवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवादी कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं, जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती है। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्ण के द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट 15 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई जाति के उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्परिवर्तन, बी ऑप्शन। कोशिका जीनोम के डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन के उत्परिवर्तन
जो परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। तो याद रखिए, कोशिका जीनोम के डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन को क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन प्रक्रिया में आनुवांशिक पुनर्संयोजन के माध्यम से बड़ी संख्या में डीएनए की प्रतिलिपि जो है तैयार हो जाती है। नई जीनों के विकास में यह प्रतिलिपियां एक प्रमुख भूमिका निभाती है। 16 आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? तो क्रो-मैग्नन मानुस, क्रो-मैग्नन मानुस यानी बी ऑप्शन। क्रो-मैग्नन मनुष्य को आधुनिक वैज्ञानिक वर्तमान मानव होमो सैपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव की एक उपजाति होमो सैपियंस फॉसिल्स मानते हैं। क्रो-मैग्नन का शरीर गठा हुआ और लगभग 180 सेंटीमीटर लंबा था। इसकी कपाल गुहा 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। 17 नंबर है शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है? शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में आता है, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है एक आदि मानव जाति के रूप में, स्पीसीज के रूप में। डेनिसोवन एक आदि मानव प्रजाति थी जो यूरेशिया के जंगलों में लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। पहली बार 2010 में साइबेरिया के गुफाओं में प्राप्त अस्थि अवशेषों में इनकी पहचान हुई। फिर चीन के तिब्बत के गुफा से एक जीवाश्म जबड़े के विश्लेषण से इनके पूर्वी एशिया तक विस्तारित होने की पुष्टि की गई। और ये जो पुष्टि है इसकी घोषणा 1 मई 2019 को प्रतिष्ठित विज्ञान मैगजीन नेचर में प्रकाशित एक शोध पत्र में की गई। तिब्बत में प्राप्त डेनिसोवन का यह जबड़ा उत्तर मध्य प्लाइस्टोसिन काल यानी लगभग 1.6 लाख वर्ष पूर्व का है। डेनिसोवन के अवशेषों के डीएनए विश्लेषण के आधार पर इन्हें होमो सैपियंस और निएंडरथल से जो पृथक तीसरे प्रकार के समकालिक मानव जाति माना जा रहा है। 18 नंबर है आर्कियोपेटेरिक्स क्या है? आर्कियोपेटेरिक्स क्या है बताइए? आर्कियोपेटेरिक्स जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पंछी है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आर्कियोपेटेरिक्स जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पंछी था जिसके जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरैसिक चट्टानों से मिले हैं। यह सरीसृपों और पंछियों के बीच का मतलब कि संयोजक जंतु था जिसमें सरीसृपों की भांति लंबी पूंछ, चोंच में दांत और अग्रपादों की अंगुलियों पर पंजे थे। फिर भी यह पंछी था क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो चुके थे। यह जंतु जैव विकास के सिद्धांत सिद्ध करता है। आर्कियोपेटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की संयोजक कड़ी है? आर्कियोपेटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो याद रखिए सरीसृप और पंछी का बी ऑप्शन। मैमथ पूर्वज थे किसके? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार इस प्रश्न को पूछा गया। मैमथ किसके पूर्वज थे? तो याद रखिएगा हाथियों के, यानी डी ऑप्शन। मैमथ प्रजाति वर्तमान समय में विलुप्त है। यह हाथी का पूर्वज माना जाता है। डायनासोर थे क्या थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप थे, यानी डी ऑप्शन। डायनासोर विशालकाय सरीसृप यानी रेप्टाइल्स थे जो कि मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकाय में मेसोजोइक एरा में थे। मध्यजीवी महाकल्प को 3 कल्पों ट्रायसिक कल्प यानी 3.8 करोड़ वर्ष का, जुरैसिक कल्प 5.7 करोड़ वर्ष का तथा क्रिटेशियस कल्प 7 करोड़ वर्ष में बांटा गया है। क्रिटेशियस में डायनासोर पुष्पीय पादपों स्तनियों का विकास होता रहा, किंतु अंतिम चरण में उत्तरी महाद्वीपों के जुड़ने, गोंडवाना महाद्वीपों के पृथक होने तथा पृथ्वी पर उल्का पिंडों के गिरने से डायनासोरों सहित लगभग 76% जो जातियां हैं इनकी व्यापक जो है विलुप्ति हो गई। इसके बाद प्रश्न संख्या 22 है डायनासोर रहे किस युग में? डायनासोर किस युग में रहे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेसोजोइक युग में। 23 नंबर जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? जीवों के विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम जो है वो सही है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा सैलामेंडर, अजगर और कंगारू, यानी सी ऑप्शन।
दिए गए विकल्पों में सैलामेंडर का विकास सबसे पहले 360 मिलियन वर्ष पूर्व, कंगारू का सबसे बाद में लगभग 145 मिलियन वर्ष पूर्व का है। यानी इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। क्या? सैलामेंडर, अजगर और कंगारू। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, वर्ग की। तो आप जो है अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाएं हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। और जो लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने हुए हैं, प्लीज आप लोग इसी तरह बने रहें। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग हमारे चैनल को प्रमोट कर रहे हैं, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।